मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ऑनलाइन क्लासेज जब शुरू हो तो आप पूरी तैयारी के साथ बैठें और जो टीचर आपको कह रही हैं आप उनके निर्देशों का बिल्कुल पूरी तरह से पालन करें। ये ज़रूरी भी है और आपको साथ साथ लिखना है हमारे, ठीक है। अब देखो, आज की हमारी कक्षा का शीर्षक है मात्रा। ठीक है बेटा, पिछली कक्षाओं में आपने वर्ण के बारे में समझा था और वर्ण में भी आपको मैम ने बताया था कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन, इस तरह से वर्ण दो प्रकार के होते हैं। और मैम ने आपको बताया था कि स्वर 11 होते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो मात्रा है, इसलिए इसका संबंध स्वरों से है। ठीक है, क्योंकि देखो मैम ने आपको ये भी बताया था कि स्वर जो है वो स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं, यानी इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। और व्यंजन जो होता है वो आश्रित वर्ण होता है, यानी इन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। अब तुम्हें पता है कि हर स्वर की एक आवाज़ होती है, हर स्वर की एक आवाज़ होती है। जब हम किसी व्यंजन में उस स्वर की आवाज़ को मिला देते हैं तो व्यंजन अपनी आवाज़ के साथ उस स्वर की आवाज़ को भी साथ लेकर बोला जाता है। जैसे ये क है, इसे स्वर जब हम दे देते हैं, यानी कि बड़ी की मात्रा हम दे देते हैं तो ये की बोला जाएगा, की बोला जाएगा। इसका मतलब है कि इस व्यंजन की ध्वनि के साथ साथ यह स्वर की भी आवाज को ग्रहण करके बोला जाएगा। स्वर की आवाज को लेकर इसका उच्चारण किया जाएगा। तो स्वरों की आवाज जब हम बोलते हैं, जैसे मान लो क को हमने की बोला तो क पहले बोला गया और बाद में ई स्वर की आवाज आ रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी न किसी रूप में हम स्वरों की आवाज को व्यंजन के साथ बोल रहे हैं। और लिखने में ये कैसे होगा, तो लिखने के लिए हमने इसके इस चिन्ह को बनाया और ये चिन्ह क्या है, मात्रा। समझ में आई आपको? ठीक, तो अब देखो किस प्रकार से। अब तुमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि स्वर 11 होते हैं, तो हम इसे लिख लेते हैं। अभी मैं यहाँ कॉमा नहीं लगा रही हूँ क्योंकि हम दूर दूर लिख रहे हैं। तो आ ई उ री। ठीक है, ए आई ओ औ अंग औ। यहाँ तक ये 11 स्वर हैं, लेकिन इससे आगे ये अंग और अह, इनको भी हम समझेंगे इसी के साथ साथ। हालांकि ये मात्राएं, इनकी मात्राएं नहीं होती हैं क्योंकि मात्राएं तो केवल स्वर की होती हैं। ये वर्णमाला में अयोगवाह के नाम से जाने जाते हैं, अयोगवाह के नाम से जाने जाते हैं, यानी इनका योग, इनको जोड़ना नहीं है किसके साथ, इस स्वर के साथ, यानी ये अयोग है, यानी स्वरों के साथ जुड़ते नहीं हैं लेकिन वाहित किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। जब हम वर्णमाला सीखते हैं तो इनको भी इनके साथ ही सिखा दिया जाता है, अह तक हम पढ़ते हैं। तो लेकिन ये ना तो स्वर है और ना ये व्यंजन है, इसलिए वर्णमाला में ये वाहित किए जाते हैं, चलते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इन स्वरों की बात करते हैं। अब देखो, जो ये स्वर हैं इनके कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। चिन्ह क्यों बनाए गए? जैसे हम कोई शब्द लिखते हैं, मान लो कोई हमने लिखा तो हमने अपनी जो भाषा है उस ज्ञान के अनुसार इसका ये रूप लिखा। मान लो स्वरों के कोई चिन्ह नहीं होते तो और हमें कहा जाता है कि लिखो कोई, तो हम क्या करते हैं, क ओ
तो ये बहुत बोझिल कर देने वाला शब्द है, लंबा टाइम लेने वाला शब्द है और सोचने समझने में हमें टाइम लगे ऐसा शब्द है। और ये थोड़ा सा तर्कपूर्ण भी नहीं है, तर्कपूर्ण भी नहीं है, क्योंकि इसमें देखो समय अधिक लग रहा है। और वही काम हम आसानी से कब कर सकते हैं, जब हम क के साथ ओ का कोई ऐसा चिन्ह लिख दें, ये हो गया ओ ई, इस तरह से। ठीक है, आपको आई बात अच्छे से समझ में? ठीक। अब देखो हम मात्राओं की बात कर रहे हैं, ये है अ की कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि अ की ध्वनि हर व्यंजन के साथ मिली होती है। अ की ध्वनि हर व्यंजन के साथ मिली होती है। किसी भी व्यंजन को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक ये क और एक ये क। ठीक है, ये जो है वो है स्वर सहित। स्वर सहित, सहित का मतलब होता है के साथ, यानी ये जो क का रूप है वो स्वर के साथ लिखा गया है, यानी इसमें क्या मिला हुआ है, क प्लस अ। तब इसे हम इस रूप में लिखेंगे। और जो ये क है वो स्वर रहित है, यानी स्वर के बिना लिखा गया है। ठीक है, स्वर के बिना। जब कोई व्यंजन स्वर के बिना लिखा जाता है तो इसे इस तरह से हलंत का चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, और इस रूप में यह आश्रित है स्वरों पर, यानी किसी भी व्यंजन को जब वो हल के साथ लिखा जाता है, हलंत के साथ लिखा जाता है, तो वह इन स्वरों पर आश्रित हो जाता है, यानी अपने बोलने के लिए वह इन स्वरों पर आश्रित हो जाता है। ठीक है, तो देखो अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन अ जहाँ मात्रा नहीं होती वहाँ मानना चाहिए कि अ है, क्योंकि जो ऐसे हलंत वाले शब्द हैं, क्योंकि जो हलंत वाले अक्षर हैं उनके लिए फिर हमें अलग नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे क में प्लस च प्लस आ, इस तरह से देखो तो क और अ मिलकर बन गए क। ये जो च है इसके आगे कोई स्वर नहीं है तो हम इसे आधा लिखेंगे। ठीक है, और फिर ये च में आ लिखेंगे तो ये ऐसे कच्चा, इस तरह से शब्द बनेगा। तो अभी अब हम बात करते हैं इनकी। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन जिस वर्ण में जिस व्यंजन में कोई मात्रा नहीं लगी है उसे मानना चाहिए कि उसमें अ स्वर मिला हुआ है। और जहाँ कुछ व्यंजन नहीं स्वर नहीं है तो वो फिर आधे रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ इस तरह से लिखा जाएगा। ई की ये मात्रा होती है, बड़ी इस प्रकार से, छोटा ऊ इस प्रकार से, बड़ा ऊ इस प्रकार से, ये ली। और ए की ये मात्रा, फिर आई की इस प्रकार से दो मात्राएं, ओ की इस प्रकार से, और ये औ। ठीक है, तो ये 11 स्वर हुए और उनकी इस तरह से ये मात्राएं होती हैं। अब मात्राएं हैं तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये जो अभी जैसे मैंने कोई शब्द लिखकर बताया था ये आसान है, और क ओ ई इस तरह से लिखते हैं तो ये बोझिल कर देने वाला शब्द बन जाता है। तो अब देखो कि स्वरों की अपनी आवाज होती है और व्यंजन के साथ ये जुड़कर अपनी आवाज देते हैं। तो हम जब व्यंजनों के साथ इन आवाजों का प्रयोग करेंगे तो लिखने के लिए हमें कुछ चिन्ह चाहिए होंगे। तो लिखित रूप में व्यंजनों के साथ स्वरों के जो निश्चित चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे ये हमने साइन बनाए, ये सारे जो चिन्ह बनाए वो मात्रा रूप में है। तो अब मात्रा किसे कहेंगे कि जब अब हम पहले परिभाषा लिख लेते हैं। तो चलो आप पहला प्रश्न लिखिए। प्रश्न
पहला प्रश्न लिखिए, मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा किसे कहते हैं? उत्तर लिखित रूप में। जैसे बोलते समय तो आपने वो बोल दिया, उन स्वरों की आवाजें आ गई, तो पहले आपका लिखने का जो रूप होगा वो इस तरह से होगा, लिखित रूप में, लिखित रूप में व्यंजनों के साथ, व्यंजनों के साथ स्वरों के निश्चित, स्वरों के प्रयोग किए जाने वाले, स्वरों के प्रयोग किए जाने वाले निश्चित चिन्हों वापस लिख देती हूँ, चिन्हों को मात्रा कहते हैं। ठीक है, लिखित रूप में व्यंजनों के साथ स्वरों के प्रयोग किए जाने वाले निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे में देखो, हमने हम लिख रहे हैं पिता। ठीक है, जैसे पिता, तो प के साथ में हमने ई का प्रयोग किया, फिर त के साथ में हमने आ का प्रयोग किया। ठीक है, अब इसमें ये जो प है, प में हमने ई मिलाया, तो ई का जो चिन्ह है, ई का जो चिन्ह है वो हमने इस तरह से बनाया, फिर ये त है, त के साथ हमने ये इसका चिन्ह बनाया, और अब हम इन सबको मिला देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये प में ई की मात्रा गई ऐसे पी, और त में आ की मात्रा गई ता, पिता। इस तरह से ये सिद्ध होता है कि व्यंजनों के साथ स्वरों के प्रयोग किए जाने वाले जो निश्चित चिन्ह हैं उसे हम मात्रा कहते हैं। ये निश्चित इसलिए है क्योंकि जो व्याकरण लिखने वाला है उसने अपने आसपास के जो भाषा के रूप हैं उनके आधार पर इनके इस रूप को निश्चित कर दिया है। यानी हम सालों से इस भाषा के स्वरों के इन्हीं चिन्हों को, जिनको हम अभी मात्रा कह रहे हैं, इन्हें पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं, ये निश्चित है, ये कभी बदलते नहीं है। इतने सालों से हर कोई व्यक्ति स्वरों के इन्हीं रूपों को मात्रा रूप में पढ़ता आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये मात्रा की परिभाषा हुई है और आपको ये लिखनी है। जैसे करके भी आपको इस तरह से ये समझा दिया गया है और आपको इसी रूप में से समझना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपने इसे लिख लिया होगा। इसे शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं। जैसे बेटा इसकी जो शॉर्ट परिभाषा है, छोटी परिभाषा है, वो इस रूप में भी कही जा सकती है कि स्वरों के निश्चित चिन्हों को, स्वरों के, ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पिता। ठीक है, स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। ठीक है, अब जो स्वरों के निश्चित चिन्ह है तो वो जैसे ओ लिख रहे हैं तो वो ओ इस रूप में भी हो सकता है, ओ
इस रूप में भी हो सकता है। तो निश्चित चिन्ह तो ये भी है, इसलिए आपको ये बात दिमाग में रखनी होगी कि व्यंजनों के साथ जब हम स्वरों का प्रयोग करेंगे, व्यंजनों के साथ हम जब स्वरों का प्रयोग करेंगे तो वो अपने मूल रूप में नहीं आएंगे, वो अपने इस मूल रूप में नहीं आके बल्कि किसी और निश्चित चिन्ह के रूप में आएंगे, जो कि इस प्रकार का है। ओ का मूल स्वर ये है और मात्रा रूप ये है, ठीक है। तो ये भी इसका निश्चित चिन्ह है, ये भी इसका निश्चित चिन्ह है, लेकिन ये व्यंजन के साथ इस प्रकार से कभी प्रयोग नहीं होगा। व्यंजन के साथ ये इस निश्चित तौर पर प्रयोग होगा, इसलिए ये मात्रा आई। बात आपको समझ में? वेरी। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं, ये परिभाषा है और आप इसे लिख लें। अब देखो, इसी के साथ बेटा मैं थोड़ी सी कुछ और बातें आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जैसे अभी हमने ये स्वर लिखे, तो अगर हम किसी एक वर्ण के साथ इसका प्रयोग करें, किसी एक वर्ण के साथ हम इसका प्रयोग करें तो किस प्रकार से ये मात्राएं एक व्यंजन के साथ लगेगी। तो देखो, पहला था क में अ की मात्रा, अ, ये आ को क में मिलाइए, क, का, आ, की, कु, फिर री की मात्रा लगाएंगे। री भी एक स्वर है, री भी एक स्वर है, क्योंकि इसका भी उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और इसकी भी एक मात्रा है, ये मात्रा। क के साथ री लगाई री, म के साथ री लगाई री, इसी तरह से ग के साथ री लगाई ग्री, ठीक है। गृह, तुम गृह कार्य करते हो ना। अब हमारी बोलने की आदत क्या रहती है? गृह कार्य। ये बहुत गलत बात है। जैसे हम हिंदी में युग्म शब्द पढ़ते हैं, तो ये ग्रह और ये गृह। ग्रह होता है नक्षत्र, नक्षत्र होता है ना, तारे, तारों को ग्रह कहा जाता है। और गृह, गृह होता है घर, घर के लिए जो काम मिला है उसे कहते हैं गृह कार्य, ठीक है। तो हमारा उच्चारण हमेशा गलत रहता है, हम गृह कार्य बोलते रहते हैं। इसी तरह से तुमने देखा होगा, लोग कहते हैं कि इस काम को करने की कृपा कीजिए, तो कृपा रूप में तो ये इस प्रकार से लिखा जाना सही है, लेकिन लोग बोलने के हिसाब से ये कृपाल बोलते हैं कि आप यह काम करने की कृपा करें। कृपा इस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि बोल हम कृपा रहे हैं। अगर हम कृपा बोले तो ये इस रूप में लिखा जाएगा और ये फिर री की मात्रा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये सही है और ये गलत है। लेकिन और हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है, ये जैसी बोली जाती है उसी रूप में लिखी जाती है। अगर हमारा उच्चारण गलत होगा तो हम इसे गलत रूप में ही लिखेंगे। अगर हमारा उच्चारण है कृपा कीजिए तो इस रूप में लिखा जाएगा, कृपा कीजिए तो इस रूप में लिखा जाएगा। अगर गलत बोल रहे हैं और लिख ऐसा रहे हैं तब भी अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए व्याकरण में हम इन चीज़ों के ऊपर इस समय जोर दे रहे हैं ताकि आप रिवीजन में ये समझें कि हमारी अशुद्धियाँ कहाँ कहाँ रह जाती हैं, ठीक है। हमारी भाषा में कमियाँ कहाँ कहाँ रह जाती है, तो इसके लिए आपको ये चीज़ें समझनी है, इनमें अंतर करना है, ठीक है। अब आगे देखो, ये हो गई क्री हो गया। उसके बाद के, कई, को, क, ये सारे स्वरों को हमने इसमें लिख दिया है। इन सारे स्वरों को हम
हमने एक व्यंजन के साथ प्रयोग कर लिया है, यानी इन स्वरों की मात्राओं के इन निश्चित चिन्हों को हमने व्यंजन के साथ, इन निश्चित चिन्हों के साथ प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हुआ मात्रा। अब बातें कुछ और भी हैं, जैसे हम अंग और अह भी लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये स्वरों में शामिल नहीं होते हैं, ये इसीलिए ये अयोगवाह कहे जाते हैं, अयोगवाह। ठीक है, इसलिए ये अयोगवाह कहे जाते हैं। अब यहाँ पर ना आपको जब मैंने क्री के बारे में बताया है, तो क्री के साथ कुछ र के प्रकार भी आ जाते हैं। तो अभी जैसे आपको, जैसे मैंने री के बारे में बताया, तो री को तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और ये शब्द था कृपा। अब आप जैसे इस र का प्रयोग करते हैं, तो अगर मैंने गलत शब्द लिखा था कृपा, ठीक है, कृपा, ये देखो क के पद में लगा है, क के पैरों में लगा है। पद का अर्थ होता है चरण, पैर, तो ये क के पैर में लगा है, इसलिए ये पदेन कहा जाता है। ठीक है, पदेन कहा जाता है। और ये जैसे फर्क लिखे हम, फर्क, ये शब्द गलत है, मैं इसे सही करके क्रम लिख देती हूँ, क्योंकि मैंने कृपा को ही गलत रूप में आपको लिखकर बताया था। अभी हमने सही शब्द लिखा है क्रम। तो ये क के पैर में लिखा गया है, पद में लिखा गया है, इसे र पदेन कहते हैं। और ये जो र है, ये जिस व्यंजन में लगता है उससे पहले बोला जाता है, और इस तरह के चिन्ह को, इस तरह के निशान को हम रैफ कहते हैं। और ये जहाँ लगता है उससे पहले बोला जाता है। तो आप अपने हिंदी भाषा में आने वाले ऐसे बहुत से शब्दों में इन तरीकों को समझ सकते हैं, और कहाँ किस तरह से री का प्रयोग होगा, कहाँ र पदेन का प्रयोग होगा, कहाँ रैफ का प्रयोग होगा, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब इनका भी आपको ध्यान रखना है। ये बीच में आ गया है इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पर स्वर री को स्पष्ट करना था। हम अपनी दैनिक भाषा में इस तरह से री का गलत प्रयोग भी करते हैं, इसलिए ये र साथ साथ मैंने पढ़ा दिया है। हालांकि ये इस मात्राओं में नहीं होते, ये र के रूपों में आता है। अच्छा, एक और बात अभी मुझे ध्यान में आई कि जैसे ऊ की मात्रा का प्रयोग है, कई बच्चे ऊ की मात्रा का प्रयोग है, कई बच्चे र के साथ ऊ की मात्रा का प्रयोग गलत रूप में करते हैं। कई कॉपीज में हमने देखा कि बच्चे र के साथ जब ऊ की मात्रा लगाते हैं तो इस तरह से नीचे लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपको रिवीजन के तौर पर ये बात बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जानी चाहिए कि र में, र वर्ण में, र व्यंजन में ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगती है, बल्कि ये मध्य में आती है। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर लगती है और ऐसे। ठीक है, अब ये है छोटा ऊ और ये है बड़ा ऊ। अब इसमें यहाँ पर ये देखिए कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ, हम ये छोटा बड़ा क्यों करते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर या प्लुत स्वर जो करते हैं उसके पीछे क्या धारणा है जिसे आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। देखो ऊ है, ये ऊ है, तो जो ह्रस्व स्वर होता है, जो छोटा अक्षर होता है, जो छोटा स्वर होता है, उसमें देखो कि घड़ी की जो सुई है वो एक टिक करती है, सेकंड वाला जो सुई होती है, सेकंड की जो सुई होती है वो एक मूवमेंट करती है, उतना टाइम इस छोटे स्वर को बोलने में लगता है ऊ। ठीक है, यानी घड़ी की सेकंड की सुई एक बार आगे बढ़ती है तो उतना समय इस छोटे स्वर को बोलने में लगता है। फिर जो बड़ा स्वर है यानी जो दीर्घ स्वर है उसमें सेकंड की सुई दो मूवमेंट करती है। दो मूवमेंट में जितना समय लगा है इस
दीर्घ स्वर को बोलने में उतना समय लगता है। और तीसरा होता है प्लुत। प्लुत में 3 घड़ी का टाइम लगता है। कुकड़ू कू की आवाज से, मुर्गे की बांग से इसे समझा जा सकता है कुकड़ू कू। तो ये 3 तरह के हैं। कुक जो है वो छोटे ऊ की मात्रा को बताता है, यानी छोटे स्वर को बताता है। ड़ू जो है वो बड़े स्वर को बताता है, और ड़ू, कुकड़ू, कू जो है वो प्लुत को बताता है। प्लुत आपने अभी नहीं समझा है, लेकिन 3 तरह के जो स्वर होते हैं वो घड़ी की सेकंड की सुई के हिसाब से तय किया गया है। एक मूवमेंट आगे बढ़ती है तो ह्रस्व स्वर, छोटा वाला स्वर जितना टाइम लगता है। 2 घड़ी सेकंड की सुई 2 घड़ी मूवमेंट करती है तो वो बड़े स्वर को बताता है, दीर्घ स्वर को बताता है। और 3 मूवमेंट करती है तो प्लुत स्वर को बताता है। तो इस तरह से, अच्छा ये बात एक बीच में ऐसे ही आ गई आपकी जानकारी के लिए, अच्छी बात है। अब देखो र के साथ ऊ का जो प्रयोग है ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब दूसरी बात ये है कि छोटा जो र है वो इस रूप में लिखा जाएगा, यानी इस र और इस मात्रा के बीच की दूरी कम होगी, ठीक है। और जो बड़ा ऊ है उसमें मात्रा, ये जो मात्रा लगेगी उसमें इस र और इस मात्रा के बीच दूरी अधिक होगी, ठीक है। अब जैसे रूप, तो ये इस रूप में लिखना है, रूप बड़ा ऊ की मात्रा है, ठीक है, रूप, तो आपको इस रूप में लिखना है। ऐसे ही छोटे ऊ के रूप में देखो रुपया, तो ये इस तरह से रुपया, हम इसे रुपया नहीं कह सकते, रुपया नहीं कह सकते। ऐसे ही गुरु, तो गुरु ऊ छोटा है, पास में ला, समझ में आया आपको। इसी तरह से आपको इनको ऊ की मात्रा जो कि र के साथ किस प्रकार से प्रयोग की जानी है समझना। अब मैं आपको कुछ प्रश्नोत्तर दे देती हूँ। बेटा दूसरा प्रश्न लिखो, प्रश्न 2, ओ की मात्रा से संबंधित 5 शब्द लिखिए, ठीक है। ये आपका दूसरा प्रश्न है। एक पहला मात्रा किसे कहते हैं ये हमने कर दिया था। प्रश्न 3 है, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए, शुद्ध करके लिखिए। 4 शब्द दे रही हूँ। पहला शब्द है पारक। पारक नहीं होता है, ये इंग्लिश से संबंधित शब्द है, लेकिन इसकी आवाज है उस हिसाब से आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। यानी कि पारक होता नहीं है, पार्क होता है, तो आवाज के हिसाब से इसको रैफ लगाकर आप, यानी ये र का रूप है। नंबर 2 हिंदी, तीसरा है साधु, ठीक है, साधु। और चौथा है प्रथम, ये जो 4 अशुद्ध शब्द हैं इनको आप शुद्ध करके कॉपी में लिखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें क्या अशुद्धियां हैं और इन्हें शुद्ध रूप में कैसे लिखा जा सकता है। ये आज के पाठ में थोड़ा बहुत आपको बता दिया गया, इससे संबंधित होने की वजह से मैंने आपको ये दिया है। तो आज की कक्षा इतनी ही। कल हम अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।